यूक्रेन युद्ध ने आधुनिक युद्ध की कई पुरानी हकीकतें बदल दी हैं। दशकों से प्रभावी हथियार प्रणालियां अब उतनी असरदार नहीं रहीं। नए और उभरते सिस्टम धीरे धीरे उनकी जगह सबसे प्रभावी युद्ध साधन बनते जा रहे हैं। ये बदलाव खास तौर पर उस लंबे समय से हर सेना के भरोसेमंद हथियार यानी टैंक के मामले में बहुत ही उल्लेखनीय है। एक ऐसे दौर में जहां स्वायत्त सिस्टम, AI सक्षम टारगेटिंग, सर्वव्यापी निगरानी और सटीक हमले की युद्ध प्रणाली हावी होती जा रही है, टैंक की प्रतिष्ठा को यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में गंभीर झटका लगा है। खास तौर पर छोटे, सस्ते और बेहद फुर्तीले अटैक ड्रोन के भारी इस्तेमाल ने टैंकों द्वारा पहले दिए जाने वाले कई फायदों को अब लगभग बेकार कर दिया है। लेकिन ये सब अब बदलने वाला है। अमेरिका ने हाल ही में एक नया टैंक पेश किया है जिसे आज के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों को पार करने और भविष्य के युद्ध क्षेत्रों पर टैंक की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका नाम है एब्राम्स M1A3। तो पेश है इस नवीनतम अमेरिकी बख्तरबंद नवाचार की अंदरूनी कहानी और यह कि क्यों धरती की हर सेना इसे ईर्ष्या से देख रही है। एब्राम्स टैंक कई दशकों से अमेरिकी सेना का मुख्य युद्धक टैंक रहा है। मूल रूप से 1980 में सेवा में लाया गया था। इसे बदलती तकनीक और युद्ध क्षेत्र की मांगों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वर्षों से लगातार अपग्रेड और संशोधित किया गया है। वर्तमान संस्करण M1A2 SEP V3, जिसे M1A2C भी कहा जाता है, लगभग 2017 के आसपास सेवा में आना शुरू हुआ था। वो संस्करण साथ ही थोड़ा पुराना M1A2 SEP V2 वर्तमान में नवीनतम आधुनिकीकरण कार्यक्रम से गुजर रहा है। इन टैंकों में ट्रॉफी रेडी, सर्वाइवलिटी इंटीग्रेशन, एडवांस्ड टरेट स्टेबलाइजेशन, माउंटेड फैमिली ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, टैबलेट्स, मैप्स जनरेशन 2, प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर और भी बहुत कुछ लगाया जा रहा है। ये कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि नया M1E3, जिसे अंततः उनकी जगह लेने के लिए बनाया जा रहा है, विकसित नहीं हो जाता। लेकिन इसमें कोई गलती न करे, M1E3 इस प्रसिद्ध टैंक के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। नया संस्करण भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में सफलता के लिए पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया गया है। M1E3 का उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में भारी बख्तरबंद बलों के संचालन को बदलना है, जहां अब मंडराकर हमला करने वाले हथियार, FPV ड्रोन, लंबी दूरी की सटीक मार और हवाई निगरानी हावी हैं। इसीलिए दुनिया भर की सेनाएं इन विकासों पर नजर रखती हैं। हर कोई इन नई वास्तविकताओं के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन M1A3 एक व्यवहारिक समाधान पेश करता हुआ दिखाई देता है। अब टैंकों को सुरक्षित रखने के लिए उन पर कोप केज, माइन स्वीपिंग ट्रॉल्स और ड्रोन सिग्नल जैमर जैसे अस्थायी उपाय उत्पादन के बाद जल्दी से जोड़ देना एक अलग बात है, ताकि वे नए खतरों से बेहतर निपट सके। M1A3 शुरू से ही ऐसी आधुनिक सुविधाओं के लिए डिजाइन हुआ है। यह यूक्रेन में टैंक युद्ध से मिली एक अहम सीख का समाधान करता है। भारी होना हमेशा बेहतर नहीं होता, लेकिन भारी प्लेटफॉर्म्स के फायदे होते हैं। वे मोटे कवच पैकेज और टस्क अर्बन सर्वाइवल किट्स जैसे बड़े मॉड्यूलर एड ऑन को बिना संरचनात्मक मजबूती से समझौता किए समायोजित कर सकते हैं। वे भारी एड ऑन हल्के डिजाइनों की तुलना में गतिज ऊर्जा पेनिट्रेटर्स और रासायनिक ऊर्जा वारहेड्स के खिलाफ काफी अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं। भारी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा ताकतवर हथियार लगाए जा सकते हैं। अतिरिक्त भार बड़े कैलिबर गनों के रिकॉइल को बेहतर तरीके से सोखता है, जिससे तेज फायरिंग में सटीकता बढ़ती है और सूखे हालात में ये सबसे बेहतर होते हैं। इन फायदों के साथ एक बड़ा समझौता भी है और वो है गतिशीलता। पूर्वी यूक्रेन की कीचड़ भरी परिस्थितियों में यूके के चैलेंजर जैसे भारी टैंक आसानी से फंस सकते हैं। 70 टन से भारी टैंक यूरोप या एशिया में बिना इंजीनियरिंग मदद के अक्सर नागरिक पुल पार नहीं कर पाते। पूर्वी यूरोप और इंडो पैसिफिक में भविष्य के अभियानों की संभावना के कारण लॉजिस्टिक्स काफी जटिल हो जाता है। सेवा में सबसे भारी मुख्य युद्धक टैंकों में से एक होने के कारण M1A2 SEP V3 उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। पूरी हथियारबंदी के साथ इनका बेस वजन लगभग 73.6 शॉर्ट टन है, लेकिन अर्बन सर्वाइवल किट्स और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगने पर
ये अक्सर 74 टन से ज्यादा हो जाता है। कुछ पुराने वर्जन को आधुनिक कवच, सेंसर और भारी हथियारों से अपग्रेड करने पर उनका वजन 80 टन तक पहुंच सकता है। इसी वजन श्रेणी में केवल 2 और आधुनिक बैटल टैंक है, ब्रिटिश चैलेंजर 3 जिसका वजन 73 टन है और तुर्की का अल्ताई जिसका वजन 72 टन है। अधिकांश आधुनिक पश्चिमी टैंक वजन के लिहाज से एक श्रेणी नीचे आते हैं, जिनका वजन 65 से 67 टन के बीच आता है। उदाहरण के लिए जर्मनी के लेपर्ड का नवीनतम संस्करण 2A7+ लगभग 67 टन वजन का है और इजरायली मरकावा MK4M का वजन लगभग 65 टन है। आर्मर तकनीक में नवाचारों के चलते आधुनिक युद्धक टैंकों की नई पीढ़ी में हल्के वजन की प्रवृत्ति दिख रही है। दक्षिण कोरियाई केदो ब्लैक पैंथर का वजन लगभग 55 टन है और चीनी टाइप 99A का वजन लगभग 57 टन है, जो आने वाले फ्रेंच लेक्लेर XLR के बराबर है। और M1E3 ने भी लगता है कि उनसे कुछ सीखा है। लगभग 60 टन के अनुमानित वजन के साथ M1E3 को पिछले अब्राम्स मॉडलों की अधिकांश गतिशीलता समस्याओं को दूर कर देना चाहिए। SEP V3 की तुलना में 21 से 23% वजन में कमी से M1E3 की रणनीतिक गतिशीलता, पुल पार करने की क्षमता और तैनाती में लचीलापन बेहतर होने की उम्मीद है। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है, जहां बुनियादी ढांचे की सीमाएं, समुद्री परिवहन की बाधाएं और फैले द्वीपों पर संचालन अब भी प्रमुख चुनौतियां हैं। यह यूरोप में रणनीतिक गतिशीलता बढ़ाएगा, जिससे टैंक नाटो क्षेत्रों में ज्यादा पुल पार कर सकेंगे और परिवहन विकल्प बढ़ेंगे। 2 और नई विशेषताएं M1E3 की गतिशीलता को और बढ़ाती हैं। एक नया हाइब्रिड पावर ट्रेन और सस्पेंशन। नई हल्की ट्रैक्स अमेरिकी राइन मेटल की है और नया हाइड्रोपन्यूमेटिक सस्पेंशन हॉर्चमैन ग्रुप से माना जाता है। अमेरिका ने पहले एब्राम्स टैंकों पर यह सस्पेंशन टेस्ट किया था, अब इसे M1E3 में अपनाने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं क्यों। हाइड्रोपन्यूमेटिक सस्पेंशन टैंक के हुल को ऊपर नीचे करने देता है, जिससे सर्वाइवल बढ़ती है और अन्य ऑपरेशनल फायदे मिलते हैं। SCP V3 के वजन और गतिशीलता की सीमाओं को हल करने के अलावा M1E3 SCP V3 की एक और ऑपरेशनल कमी को भी दूर करता है, जिससे ऑपरेशनल प्लानर्स और पेंटागन अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोनों चिंतित हो जाते हैं। SCP V3 का गैस टरबाइन इंजन इसे काफी ईंधन खपत करने वाला बना देता है। M1E3 एक ऐसा समाधान पेश करता है जो उन चिंताओं को दूर कर देता है। एक नया हाइब्रिड प्रणोदन सिस्टम। नई प्रणोदन व्यवस्था में एक संशोधित कैटरपिलर C13D इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन शामिल है, जिसकी क्षमता 1100 हॉर्स पावर है, जिसे सापा एक्ट 1075 LP ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें 250 हॉर्स पावर की इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल है। इस हाइब्रिड संरचना से उम्मीद है कि यह परिचालन रेंज बढ़ाएगी और थर्मल व ध्वनिक संकेतों को काफी कम करेगी। साथ ही अतिरिक्त ऑनबोर्ड विद्युत शक्ति भविष्य के सेंसर, सुरक्षा प्रणालियों, निर्देशित ऊर्जा व इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं के लिए जरूरी ऊर्जा देती है। यह टैंक को भविष्य में प्रासंगिक बनाए रखेगा, क्योंकि युद्ध क्षेत्र बदलते रहेंगे। नया सिस्टम अपनी गतिशीलता और लचीलेपन से ऑपरेशन से जुड़े लोगों की स्वीकृति पाएगा और अनुमानित 40 से 50% ईंधन दक्षता में सुधार भी युद्ध विभाग के खर्चों का हिसाब रखने वालों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं होगा। ये व्यावहारिक लेकिन अत्याधुनिक सिस्टम भी वर्तमान अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं की मांगों को पूरा करता है। ये सिद्धांत बड़े पैमाने के युद्ध अभियानों में कम रसद सहायता की आवश्यकता और बेहतर सहन शक्ति पर जोर देता है, जहां ईंधन काफिले दुश्मन के ड्रोन और सटीक हमलों के आसान लक्ष्य बनते हैं। M1E3 की कम ईंधन आवश्यकता, उसकी अतिरिक्त गतिशीलता और लचीलापन के साथ इस सोच में पूरी तरह फिट बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कम वजन और अधिक जटिल प्रणोदन और पावर सिस्टम का मतलब शायद कहीं और समझौता करना होगा, खासकर M1E3 द्वारा दी जा सकने वाली मारक क्षमता और सुरक्षा में, और शायद चालक बल की संरचना में भी। लेकिन फिर से सोचिए, M1E3 मारक क्षमता, सुरक्षा और चालक दल की सुविधा को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है।
पिछले एब्राम्स वेरिएंट्स की तुलना में सबसे बड़ा बदलाव स्वचालित टर्रेट और ऑटो लोडर की शुरुआत है। मुख्य तोप वही आधुनिकीकृत 120 मिलीमीटर M256 स्मूथ बोर गन लगती है, जो ACP V3 और एक अन्य हालिया अब्राम्स वेरिएंट में भी लगाई गई है। संभावना है इसे कोएक्सियल मशीन गन से जोड़ा जाएगा। दिलचस्प है कि M256 वाला मुख्य टर्रेट एक छोटे द्वितीयक टर्रेट से पूरक है जो उसकी छत पर है। ये द्वितीयक टर्रेट 30 मिमी नॉर्थरोप ग्रुमन M230 LF तोप लेता है, जो 113 मिमी गोला बारूद के 30 राउंड के लिए चेंबर की गई है। तो वास्तव में M118 में 2 टर्रेट है। इसका मतलब यह है कि जहां मुख्य तोप सामान्य टैंक लक्ष्यों, इमारतों, बख्तरबंद गाड़ियों, भारी उपकरण आदि को निशाना बनाती है, वही 30 मिलीमीटर की तोप उन परेशान करने वाले ड्रोन से आने वाले हमलों से निपट सकती है। लेकिन ये M118 की कुछ क्षमताएं हैं, इसकी और भी कई क्षमताएं होंगी। जनवरी में डेट्रॉइट मोटर शो में पेश किए गए शुरुआती प्रोटोटाइप में लियोनार्डो DRS का स्टेबलाइज्ड साइट सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरों का मिश्रण, साथ ही टर्रेट के ऊपर EOS का रिमोट वेपन्स स्टेशन RWS लगाया गया था। RWS में 40 मिलीमीटर की ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 बाई 51 मिलीमीटर की मशीन गन और एक जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी हुई थी। M118 के हथियार में और बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे लूटिंग म्यूनिशन के लिए लॉन्चर जोड़ना। हाल में अमेरिकी सेना की एक रेंडरिंग में टर्रेट के पीछे टोकरी में एक संरचना दिखी, जिसे रक्षा विश्लेषक मार्टिन चोम्स्की ने टोही के मानव रहित हवाई वाहन का कंटेनर बताया है। तो जैसे आप देख सकते हैं, द मिलिट्री शो पर हम वही सुर्खियां और कहानियां नहीं दोहराते जो बाकी करते हैं। हम आपको इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबरें लाते हैं, जिनमें वे सभी आंकड़े और विवरण शामिल होते हैं जिनकी आपको ये समझने के लिए जरूरत है कि वास्तव में क्या हो रहा है और ये क्यों मायने रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा हर खबर पर अपनी नजर बनाए रख सके। रक्षात्मक हथियारों के मामले में सेना ने SEP V3 की तुलना में एक बड़ा बदलाव किया है, खास तौर पर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम या APS में। APS एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ERA जैसी पुरानी टैंक रक्षा तकनीकों की तुलना में एक बड़ा और नया सुधार है। ये आर्मर टैंक के ढांचे पर चार्ज विस्फोट कर एंटी टैंक रॉकेट्स को रोकता था, लेकिन कई बार पास खड़े पैदल सैनिकों के भी करीब। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टैंक अब स्मार्ट हथियारों जैसे लेजर गाइडेड ATGM से पहले से कहीं ज्यादा खतरे में हैं, जिनका मुकाबला करने के लिए APS को डिजाइन किया गया है। SEP V3 को इजरायली राफेल ADS ट्रॉफी HV सिस्टम से लेस किया गया है, जबकि उम्मीद है कि M118 में XM251 आयरन फिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों इजरायली सिस्टम हैं, पहला राफेल और दूसरा एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित। लेकिन XM251 वास्तव में एल्बिट के मूल M251 का अमेरिकीकरण किया गया संस्करण है। XM251 पहले से ही ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के M2HRE-1 वेरिएंट में सेवा में है। इसके अलावा इसे 8x8 स्ट्राइकर, हल्के बख्तरबंद वाहनों और भविष्य के ब्रैडली परिवार के प्रतिस्थापन XM30 में भी एकीकृत करने की उम्मीद है। तो यह हैरानी की बात नहीं कि आयरन फिस्ट अब हल्के बख्तरबंद वाहनों पर भी लगेगा, लेकिन एक भारी मुख्य युद्धक टैंक पर यह अमेरिकी सेना के लिए पहली बार है। और यह दिखाता है कि अब टैंकों को जीवित रहना और आगे बढ़ना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों सिस्टम APS में 2 अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, टुकड़ों से हवाई निषेध और प्रोजेक्टाइल से सटीक अवरोधन। साधारण भाषा में ये अलग अलग मारने के तरीके दिखाते हैं। ट्रॉफी HV एक शॉटगन जैसी ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसमें विस्फोटक रूप से बने पेनिट्रेटर या धातु की गोलियां आने वाले खतरे के रास्ते में बिखेर दी जाती है। यह वाहन से 33 से 50 फीट दूर चौड़ा मारक क्षेत्र बनाता है, जो वॉरहेड को प्रभावी रूप से चीरता है। आयरन फिस्ट एक छोटा काइनेटिक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च करता है, जिसमें छोटा ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड होता है। ये सीधे खतरे का पीछा कर उससे टकराता या पास फटता है, जो 98 से 164 फीट दूर होता है, जिससे सटीक हमला संभव होता है। 1870 पाउंड का
ट्रॉफी सिस्टम एक बार में 6 इंटरसेप्टर ले जाता है। यह ATGM और RPG जैसे भारी खतरों के लिए अनुकूलित है, लेकिन टॉप अटैकर ड्रोन या काइनेटिक एनर्जी पेनिट्रेटर के खिलाफ उतना प्रभावी नहीं है। काफी हल्का 440 से 550 पाउंड का आयरन फिस्ट अपने स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में 4 इंटरसेप्टर ले जाता है। साथ ही इसमें दूसरी पीढ़ी के ATGM के खिलाफ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जैमिंग सॉफ्ट किल क्षमताएं भी शामिल हैं। यह टैंक राउंड जैसे KE पेनिट्रेटर से निपटने में अनूठी क्षमता रखता है, क्योंकि यह प्रोजेक्टाइल को तेज कोल पर और अधिक दूरी पर मार सकता है। इससे ये ड्रोन के खिलाफ भी कहीं ज्यादा प्रभावी हो जाता है। M1E3 को KE और ड्रोन से भरे माहौल में जीवित रहने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए अमेरिकी सेना ने बदलाव का फैसला किया। आयरन फिस्ट का हल्का वजन और आसपास के नुकसान का कम दायरा टैंक के नए सिद्धांत के साथ मेल खाते हैं, जिसमें उसे इन्फेंट्री और ड्रोन के साथ काम करना है। इसकी KE पेनिट्रेटर और ड्रोन रोकने की क्षमता अतिरिक्त सुरक्षा देती है, जो ट्रॉफी नहीं दे सकता। लेकिन M1E3 की सुरक्षा केवल नए APS तक ही सीमित नहीं है। असल में पिछली एब्राम्स वेरिएंट्स के विपरीत इस टैंक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसकी सर्वाइवलिटी फीचर्स सीधे वाहन में ही शामिल हो, बजाय इसके कि बाहरी तौर पर लगाए जाने वाले एड ऑन किट्स पर ज्यादा निर्भर किया जाए। अमेरिकी सेना अधिकारियों ने इसे हथियार प्रणालियों में ही अंतर्निहित बताया। यह एम्बेडेड सर्वाइवलिटी आर्किटेक्चर की ओर बदलाव दर्शाता है, जिसमें एक्टिव प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नेचर रिडक्शन और एडवांस्ड आर्मर टेक्नोलॉजी शामिल है। अगर आपको इस बात का कोई सबूत चाहिए कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध से सीखे गए कठिन सबकों को गहराई से अपना रहा है, तो यही सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। टैंक को चलाने के लिए जो कंट्रोलर इस्तेमाल किया जा रहा है वो असली गेमिंग कंट्रोलर जैसा दिखता है, या फिर ऐसा कंट्रोलर है जिसे बिल्कुल गेमिंग कंट्रोलर जैसा दिखने और महसूस होने के लिए डिजाइन किया गया है। M1E3, जिसे अमेरिकी सेना ने मार्च 2026 में दिखाया था, में फेनेटेक गेमिंग कंट्रोलर इस्तेमाल हुआ था। आखिर एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल गेमिंग कंट्रोलर को ही क्यों चुना गया? कर्नल रायन हॉवेल, M1E3 के प्रोग्राम लीड, मजाक में कहते हैं कि अब युवा सैनिक को टैंक चलाना सिखाने में सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं, जबकि पहले इसमें कई दिन या हफ्ते लगते थे। शायद उन्होंने ट्रेनिंग का समय बढ़ा चढ़ाकर बताया, लेकिन उनके दिए उदाहरण से साफ है कि गेमिंग कंट्रोलर सीखने की प्रक्रिया को काफी छोटा कर देता है। एक खास सैनिक के बारे में उन्होंने कहा, जब हम पहली बार उसके साथ क्रूज स्टेशन पर बैठे तो वह पहले ही सेना से बाहर जाने की प्रक्रिया में था, लेकिन वह अहम डिजाइन फैसलों को आकार देने में हमारी मदद कर रहा था। उसने हमें बताया, अगर मुझे पता होता कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता हूं तो मैं सेना में ही रहता। इसलिए यूक्रेन में ड्रोन ऑपरेटर ऑपरेशनों के लिए गेमिंग या गेमिंग जैसे कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में लगभग 3.6 से 3.7 अरब उत्साही गेमर्स के लिए यह उनके लिए बिल्कुल सहज है। अब स्वचालित टर्रेट्स और यूजर फ्रेंडली कंट्रोल्स फायरिंग की गति व दक्षता बढ़ाते हैं। लेकिन M1E3 में सबसे महत्वपूर्ण नवाचार शायद ऑटो लोडर का परिचय है। सच कहे तो पश्चिमी या अमेरिकी टैंकों में ऑटो लोडर आमतौर पर दुर्लभ है। यह मुख्य रूप से सोवियत रूसी और चीनी टैंकों में मिलता है। लेकिन यह समझना आसान है कि अमेरिका ने M1E3 के लिए ऑटो लोडर क्यों चुना। इसके शामिल होने का मतलब है कि टैंक में एक क्रू सदस्य यानी लोडर कम किया जा सकता है। जहां सेट V3 को 4 क्रू मेंबर चाहिए थे, वहीं अब M1E3 को सिर्फ 3 की जरूरत है। टैंक के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो इसका मतलब है एक चीज, ज्यादा जगह, और M1E3 के डिजाइनरों ने इस जगह का इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया है, जिसमें क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। अब कम संख्या वाला चालक दल हुल के भीतर बख्तरबंद कैप्सूल में है। ये उनके और किसी भी जीवित गोला बारूद के बीच एक मजबूत भौतिक अवरोध प्रदान करता है, जिससे संभावित विस्फोटों के खिलाफ काफी सुरक्षा मिलती है। रूसी टैंक ऑपरेटर जलन से हरे हो रहे होंगे। एब्राम्स अपने सभी रूपों में हमेशा अपनी मजबूत बख्तरबंदी और उच्च स्तर की चालक दल सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है, खासकर जब इसकी तुलना रूसी टैंकों से की जाती है। लेकिन ब्लोआउट पैनल्स के बावजूद हमेशा यह खतरा रहता है कि गोला बारूद के विस्फोट से चालक दल के सदस्य घायल या मारे जा सकते हैं। इस नई व्यवस्था के साथ
यह खतरा लगभग 0 तक प्रभावी रूप से कम हो गया है। यानी मानते हैं कि बख्तरबंदी मजबूत है। इस बिंदु पर जबकि सेना ने पुष्टि की है कि E-3 पर बख्तरबंदी का स्तर पहले के M1 टैंकों जैसा ही रहेगा, लेकिन आखिरकार कौन सी विशेष बख्तरबंदी इस्तेमाल की जाएगी यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। सच कहे तो नए टैंक को लेकर अभी कई बातें तय नहीं हैं, क्योंकि ये प्रोटोटाइप चरण में है। सेना को उम्मीद है कि अगले साल इसका अंतिम संस्करण बनेगा। समय सीमा इस पर निर्भर करेगी कि शुरुआती प्रोटोटाइप टैंक का प्रदर्शन 2027 में ऑपरेशनल यूनिट्स द्वारा परीक्षण में कैसा रहता है। फिर भी हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अब तक इतना जानने को मिला। जनवरी में डेट्रॉइट ऑटो शो में पहले शुरुआती प्रोटोटाइप M1A3 का आधिकारिक अनावरण कार्यक्रम की मूल समय सीमा से कई साल पहले किया गया था। अब तक जो सामने आया है उससे ये साफ है कि M1E3 एक साहसिक बयान है। अमेरिका भविष्य के युद्ध में भारी कवच की प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है, जबकि कई लोग मुख्य युद्धक टैंक को अब अप्रासंगिक मानते हैं। लेकिन मुख्य युद्धक टैंक की अवधारणा को छोड़ने के बजाय सेना अब्राम्स को भविष्य के संघर्ष के माहौल के लिए फिर से डिजाइन कर रही है, जिसे आज यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर सीखे गए कठिन सबकों ने आकार दिया है। यहाँ जीवित रहने की संभावना पारंपरिक कवच, मारक क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, कम पहचान, स्वचालन और गतिशीलता पर निर्भर करती है। M1E3 में पूरा पैकेज नजर आता है। क्या यह नई हकीकत के लिए सबसे अच्छा टैंक है? हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इसके अजेय होने की संभावना कम है। कुछ भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं, खासकर जब हर जगह ड्रोन हो। किसी भी बड़े संघर्ष में कोई प्लेटफॉर्म मानव रहित हवाई प्रणालियों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता। जैमर को फाइबर ऑप्टिक से निर्देशित ड्रोन और दूसरे तरीकों से चकमा दिया जा सकता है और APS को कई हमलों से हराया जा सकता है। यूक्रेनी मोर्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बिना रीलोड किए आयरन फिस्ट द्वारा छोड़े जा सकने वाले 4 इंटरसेप्टर कम ही लगते हैं। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सुरक्षात्मक उपाय संसाधनों की बर्बादी है। उच्च स्तरीय युद्ध में M1A3 को नुकसान होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन M1E3 की नई विशेषताओं का मतलब ये होना चाहिए कि अगर टैंक पर हमला भी हो जाए तो भी उसका क्रू सुरक्षित रह सकता है और अगले दिन फिर से लड़ सकता है। अगर ये अपने पूर्ववर्तियों जितना मजबूत है तो टैंक को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी सबसे पहले मिले। नए प्रोटोटाइप्स गर्मियों में आ सकते हैं। इस बीच टैंक अप्रासंगिक क्यों माने जाते हैं, जानने के लिए यूक्रेन में रूस की टैंक क्षति पर यह वीडियो देखें। धन्यवाद।